तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान लोकसभा चुनाव के लिए कल होने जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी गई है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर, हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद है। अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, आखिरकार वो घड़ी कल 3 बजे आने वाली है, चुनाव की तारीखों का ऐलान, और ऐसे में एन चुनाव के वक्त ममता बनर्जी का चोटिल हो जाना, बंगाल की सियासत में किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? रविकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिहार लेकर चलेंगे आपको, प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। प्रकाश, चुनाव की तारीखों का ऐलान और उससे पहले आज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। किस तरीके से आम चुनाव को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या खबर है? देखिए रोमाना, जो अभी खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस कायम हो गया है, और ये सस्पेंस इसलिए है क्योंकि जो सूची बीजेपी की तरफ से आई है उसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि उसमें 5 एमएलसी के नाम हैं। तो क्या बिहार विधान परिषद के 5 एमएलसी अगर मंत्री बनाए जाएंगे तो विधायकों में बताया जा रहा है कि इसको लेकर गहमा गहमी है और विधायकों ने विरोध प्रकट किया है। तो शायद इस सूची पर एक बार फिर से बात होगी, और ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार, आज कैबिनेट की बैठक जो शाम 4 बजे है नीतीश कैबिनेट की, उसके बाद संभावनाएं जताई जा रही है कि शाम तक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक लोकसभा चुनाव के ऐलान की बात है तो उसको लेकर दोबारा गहमागहमी शुरू हो जा रही है, क्योंकि जो बंटवारा है एनडीए के सीटों में, चाहे महागठबंधन के सीटों में, वो अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो जाहिर है कि अब चारों तरफ से जल्दबाजी करने की कोशिश होगी। और उधर उड़ीसा का रुख करते हैं, भुवनेश्वर से हमारी सहयोगी मनोगे लोहेवाल इस वक्त मौजूद है। वहां तो अभी तक औपचारिक तौर पर जो गठबंधन है उसकी तस्वीर भी साफ नहीं हो पा रही। अब तो कल चुनाव की तारीखों का ऐलान, मनोज्ञा। बिल्कुल रोमाना, आपने एकदम सही कहा कि अभी तक ये नहीं पता है कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, और क्या पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही पक्ष में चुनाव देंगे इस बार, यानी कि मतदान करेंगे इस बार। कल तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मैं इस समय शंख भवन के सामने हूँ, जो कि बीजेडी का पार्टी का दफ्तर है। बीजेडी सत्ता में पिछली 5 बार से यहाँ पर लगातार चुनाव जीतकर इतिहास बना चुकी है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत अभी तक इस बात पर नहीं तय कर पाए हैं दोनों कि आखिरकार एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी जो यहाँ पर विपक्ष में काफी धुआंधार बैटिंग कर रही है, वो अपनी सफलता के आंकड़े को क्या बढ़ा पाएगी आगे, या फिर एक बार फिर बीजेडी शंख के साथ शंखनाद करके जीत हासिल कर लेगी? बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा मुंबई लेकर चलेंगे दर्शकों को। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, मुंबई, महाराष्ट्र, वो जगह जहां पर इस बार गठबंधन की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से उलट पुलट चुकी है। ऐसे में अब कल चुनाव की तारीखों का ऐलान, किस तरीके की गहमा-गहमी महाराष्ट्र, मुंबई में देख रहे हैं आप? रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 48 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ गहमा-गहमी तो होनी ही है, क्योंकि जब इतने राजनीतिक दल पता ही नहीं चलता कि कौन सा दल किसकी तरफ है, तो मतदाता कैसे ना समझ पाए कि हमें किस तरफ जाना है। मतदाता भी कंफ्यूज है। 2 एनसीपी हो गए हैं, 2 शिवसेना हो गए हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस है। तो दल जो है वो बहुत बढ़े हुए हैं। कई जो बंटवारे हुए हैं पिछले दिनों, पिछले साल भर में राजनीतिक उठापतल हुई है, उसके बाद से ये एक सवाल उठने लगा है कि मतदाता कहाँ जाएगा। 48 सीटें हैं, अब तक यहाँ भी गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बस भाजपा ने थोड़ी बढ़त लेकर पहले 20 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 6 सिटिंग उम्मीदवारों का नाम काटा है, नए चेहरे दिए हैं। लेकिन बीजेपी तो 20 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, बाकी उसके सहयोगी दलों के नाम नहीं आए हैं। और कितनी सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आज शाम को 5 बजे बैठक है। इसमें अभी तक गठबंधन में स्पष्ट नहीं कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। बिल्कुल, अब तो देखिए रफ्तार पकड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। और इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनसे चुनाव की तारीखों का ये जो ऐलान कल होने जा रहा है, इसी पर बात की हमारे सहयोगी निधि ने, जरा वो सुनिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे, और संभव है कि आखिरी मई के आखिरी हफ्ते तक शपथ ग्रहण हो जाए। इस बार कांग्रेस के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद हूं। जीतू पटवारी जी हमारे साथ इस वक्त है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार कांग्रेस
जनता के बीच सबसे जाएगी? बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया था कि मैं बेरोजगार देश समाप्त कर दूंगा। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 20 करोड़ रोजगार देना थे, 40 करोड़ बेरोजगार बढ़ा दिए। किसानों की डबल इनकम करने की बात थी, किसानों की डबल लागत कर दी। बात थी महंगाई 35 रुपए के पेट्रोल डीजल की 110 कर दिया। एक काम, एक नारा, एक स्लोगन नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरा हो गया हो। अभी 23 में चुनाव हुए थे, 3100 के गेहूं के दाम की बात थी, 3100 के धान की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3000 बहनों के थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। तो मुद्दे बहुत है। अब करप्शन, कालाधन, एसबीआई ने लिस्ट जारी की है जिसमें बीजेपी ने वादा किया था स्विस बैंक की लिस्ट जारी करने का। एसबीआई की लिस्ट आई तो कालाधन बीजेपी का ही निकल आया। 6700 करोड़ रुपए में उन कंपनियों से पैसा लिया जिन पे ईडी और सीबीआई ने छापे डाले थे। उसमें उस कंपनी का पैसा लिस्ट में नाम आ गया जिसमें कोविड की इस यातना के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको सरकार ने कोविड का परमिशन दी, कोविशील्ड की, उससे 50 करोड़ रुपए ले लिए। आपने किस तरह का तांडव मचाया देश के सामने, देश देखे और समझे, और देशवासियों से भावना से खेल के उनके दिमाग पर अलग अलग तरीके से मीडिया के साथ एक मायाजाल चल के उनके माथे को हाईजेक करना, दिमाग को हाईजेक करना। देशवासी ठंडे दिमाग से सोचे कि जो बोला था उसके विपरीत देश किया है। सवाल है कि कितनी तैयारी कांग्रेस की है? इंडिया गठबंधन जो 6 महीने पहले से सबसे पहले इनिशिएट किया, तैयारियां की, सभी गठबंधन के साथियों को एक किया, धीरे धीरे कर कई राज्यों में छटक गए आपके गठबंधन साथी। बिहार की मैं बात कर लूं तो कितनी तैयारी है कांग्रेस की, ये सवाल है। जो परिस्थिति है आप देश के सामने है, और जहां तक इंडिया गठबंधन की सवाल है, जो लोग आज, जो दल हमारे साथ है, सब एकजुट है, और मध्य प्रदेश में भी हमारी 18 तारीख तक सारी टिकटें अनाउंस हो जाएंगी। तो आप जीतू पटवारी को सुन रहे थे, लगातार निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए, और इस बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब तो देखिए कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। हमारे सहयोगी है प्रकाश कुमार, उनके साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता अशोक चौधरी। क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी? प्रकाश जी बिल्कुल, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। 3 सवाल हैं। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा मौजूद है वो है कैबिनेट विस्तार को लेकर कहां मामला रुका हुआ है, सीट बंटवारे पर कहां बातें अटकी हुई है, और चुनावों की तारीख का ऐलान होना है, तो ऐसे में क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले सवाल ये है अशोक जी कि मंत्रिमंडल विस्तार है वो क्यों रुक रहा है? बार बार लग रहा है जैसे कि गाड़ी जो है धक्का गाड़ी हो गई है, अब होगा, कल होगा, परसों होगा। ऐसा नहीं है, वो तो आप लोग को ऐसा लगता है, परसेप्शन है। हम समझते हैं ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और अब 1 तारीख तक तो असेंबली चल रही थी, विधानसभा का सत्र ही चल रहा था, और विधानसभा के सत्र के चलते ही द्विवार्षिक चुनाव, जो एमएलसी का हमारा विधान परिषद का चुनाव है, उसकी घोषणा हो गई। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नॉमिनेशन किया, क्योंकि उनका खुद का चुनाव था, और बाकी 11 लोगों ने नॉमिनेशन किया। इसका विड्रॉवल का डेट कल ख़त्म हुआ है, परसों ख़त्म हुआ है। तो हमारे पास तो मंत्रियों के लिस्ट को फाइनल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-3 दिन का तो समय चाहेगा, और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर भी थे। तो मतलब कैसे कह सकते हैं कि ये डिले हो रहा है? कब तक हो जाएगा, आप कुछ देंगे? हम समझते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों का सवाल बात है। सीटों के बंटवारे पर क्यों बात अटकी हुई है, कहाँ पर है मामला? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी 2-3 राज्य हैं जहां गठबंधन है, उन जगहों पर अभी सीटें फाइनल नहीं हुई है। ये लोग पहले अपनी सीटें फाइनल कर रहे हैं, और गठबंधन की सीटें उसके बाद फाइनल। आप लोग कितने सीट पर लड़ेंगे? अब इसके हमको आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खुद ही इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, और आपका दावा 16 सीटों पर नहीं, हमारा दावा नहीं है। हम तो जितनी हमारी सीटें तो वो तो है ही है ना, हमारी 16 सीटें तो हमारी है, हम 17 पे लड़े थे। तो 2019 में 16 सीटें जीती थी, 16 सीटों पर हमारी दावेदारी। जेडीयू के नेता को आप सुन रहे थे। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, कहां गठबंधन होगा कहां नहीं, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। और ऐसे में कल चुनाव आयोग की तरफ से किया जाना है आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। कल चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना है, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से खबर आ रही है।
अभिनेता अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या डिटेल्स मिल रही है। मृत्युंजय, कब तबीयत बिगड़ी, कब अस्पताल में भर्ती कराया गया है? रोमाना, जो हमें जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब चल रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनको चेकअप के लिए बुलाया गया था कोकिलाबेन अस्पताल में और वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। और जो जानकारी है कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी सफल हुई है, ऐसी भी जानकारी है। इस वक्त वो कोकिलाबेन अस्पताल में ही है, डॉक्टरों की निगरानी में है, उनका इलाज चल रहा है और पहले से स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन एंजियोप्लास्टी की गई है, ये जानकारी है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बहुत सारे इवेंट्स पर भी वो आते थे, काफ़ी हेक्टिक उनका काम भी चल रहा था। लेकिन इस बीच उन्हें तो कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो चेकअप के लिए गए थे, तो उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा और इनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। और जो हमें अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं कि पहले से स्थिति तबीयत जो है बहुत बेहतर है और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। और सभी जो उनके शुभचिंतक हैं, सभी उनके जल्द स्वस्थ कामना कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सभी यही कामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। हमारे सहयोगी जो हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से अमिताभ बच्चन सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चेकअप के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में जब उन्हें भर्ती कराया गया तो फिर वहां पर डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी कराने की उन्हें सलाह दी। एंजियोप्लास्टी हो गई है सफलतापूर्वक, अमिताभ बच्चन की सेहत में अब सुधार हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कल यानी 16 मार्च दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी को लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत पश्चिम बंगाल कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, चुनाव की तारीखों का ऐलान और उससे एक दिन पहले दीदी जिस तरीके से घायल हो गई हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, आम चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? उनमें से कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है बंगाल में? रोमाना, हम आम लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में? बीजेपी होगा। बीजेपी वेस्ट बंगाल में बीजेपी करेगा ज़्यादा। क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी ज़्यादा? ये जो गवर्नमेंट जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। आदमी लोग बहुत इसमें ये ठीक नहीं है, इसीलिए बीजेपी क्या करेगा, कोई दल नहीं है। तो अगर ठीक बताइए दीदी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। क्यों बहुत काम किया है तृणमूल कांग्रेस ने, बहुत बढ़िया काम किया है। अभी जो लक्की भंडार दिया है, 70 प्रकल्प चल रही है बंगाल में। बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? टीएमसी की सीट बढ़ेगा, बीजेपी की क्यों बढ़ेगा? ये जो गणतंत्र है, उधर गणतंत्र कहाँ है? ये सरकार पे गणतंत्र होता तो 1 मिनट गणतंत्र होता तो उत्तर प्रदेश में देखिए कितना लोगों को मकान गिरा दिया, रास्ता पे खड़ा कर दिया। ये गणतंत्र थोड़ी ना है। किसकी सीट बढ़ेगी इस बार? तो गलत रास्ता में अभी बीजेपी चल रहा है। वो जो सीएए चालू किया है, ये हमारा ह्यूमन के लिए एक संशय है, इसका कोई स्पष्ट उपलब्धि नहीं है हमारा पास। लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उत्तर दक्षिण 24 परगना में 10 से 12 सीट बढ़ सकती है मथुआ समुदाय और राजवंशी समुदाय के कारण। मथुआ का सीट उसको मिलेगा ठीक ही, लेकिन डिक्रीज होगा, बहुत कम होगा सीट इस वेस्ट बंगाल में। लेकिन फाइट किसके किसके बीच होने वाली है? फाइट बीजेपी का साथ ही होगा ये बंगाल में। लेकिन जो बीजेपी का जो रणनीति अभी लागू किया है, जो सीएए का, ये मनुष्य के लिए ये संशय हुआ। आप बताइए कि कहीं ना कहीं सीएए का मुद्दा जो है वो लोगों के बीच से निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक का सियासी मिजाज आगे बताने के लिए आप देख रहे हैं हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा मौजूद हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही लगातार हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कल होगा, चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है। कल मतलब 16 मार्च दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और फिर चुनाव की तारीखें आपके सामने होंगी। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 6 से 7 चरणों में ये मतदान हो सकता है इस बार और बहुत मुमकिन है कि 18 अप्रैल के बाद से ये मतदान की तारीखों का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हो। और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कमोबेश अभी के सियासी हालात में
कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। वीरेश, इन हालात में कल चुनाव की तारीखों का ऐलान, विपक्ष की मुश्किल बढ़ रही है। देखिए, जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है। कांग्रेस के कई लोग, समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग टूटकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नोएडा, मेरठ और सीतापुर की बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चल रही है और तीसरी तरफ जो बसपा की नेता हैं मायावती, वो अपने पदाधिकारियों के साथ काशीराम जी की जयंती पर वार्ता कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। लेकिन इसका क्या असर होगा ये जो जनता जनार्दन है वही बताएगी, क्योंकि वोट तो इसे ही देना है, मतदान इसे ही करना है। भाई साहब, ये 80 सीटें हैं, सबसे निर्णायक स्थल है, क्या होगा इस बार? इस बार फिर 80 की 80 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80 में 75 सीटें भाजपा का निश्चित रूप से आना तय है। इसलिए कि जो काशीराम की विचारधारा के लोग हैं वो केवल काशीराम की विचारधारा को समझ पाए हैं। अब 2014 के बाद जो काशीराम की विचारधारा थी वह विचारधारा भाजपा के लोग करके दिखा रहे हैं और उनके संरक्षण में पली हुई पार्टियां, उनके द्वारा स्थापित की हुई पार्टी 10% भी काम नहीं कर पाई है। जिस तरीके से काशीराम जी ने जो योजना अपनी बनाई थी उस योजना से 100% विफल है ये पार्टियां। केवल काशीराम जी दलितों का ही नहीं, सर्व समाजी थे। काशीराम जी ने जो भी कहा वो करके नहीं दिखा पाए, इसलिए ये सब असर पड़ेगा क्या? दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी पे आएगा? 100% भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि दलित ही नहीं, आज आप देखेंगे तो हर समाज का वोट 40% भाजपा का फिक्स वोट माना जाए। फिक्स हो गया भाई, बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में। इतना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बोल पाए जो ये बोल रहे हैं। भाई साहब, ये बताओ इस बार क्या रहेगा? देखिए सर, इस बार देखा जा रहा है कि कैसे सर, देखिए जो नौजवान है, ठीक, ये रोजगार को देखते हुए वोट करेगा, ठीक है। तो इसमें सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैं रहने वाला तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का हूं और जो 17-18 तारीख की यूपीपी की एग्ज़ाम थी, मैं उसमें अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं। क्या हुआ कि मैं यहाँ से अब इतनी कहानी ना सुन पाओगे। ये बताओ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, नौजवान है, जो मतदाता है इस प्रदेश का, वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा और क्यों जाएगा? सर रोजगार, ठीक, और विकास को देखते हुए वोट किया जाएगा इस बार, ठीक। नौजवान का तो मेन मोटिव है रोजगार, ठीक, और इसी को देखते हुए वोट किया जाएगा। तुम भी एक नौजवान हो, बताओ। कहना ये भाई, जिस तरफ से विकास हो रहा तो आने वाले समय में जब से योगी बाबा आए हुए हैं, तो मेरा तो कहना है भारत के हमारे सभी नागरिकों सुने। मेरा तो यही कहना कि अब इस बार भी योगी ही जीतते हैं, ठीक है। और जब से उनका मतलब बढ़िया सिस्टम अपनी यूपी में हर तरफ से खुशहाली छाई। अरे योगी का असर है। भैया आप क्या बता रहे हैं? सर हमको तो बिल्कुल पसंद है बीजेपी सरकार। क्या पसंद? कारण क्या है, इन्होंने करा क्या बताया तो मैंने हमको सामने, जो चीज पार्टी पुरानी कर गई है वही आगे दिखाया इन्होंने। ठीक है, तो ये लखनऊ के लोगों की राय आप सुन रहे थे। मैं जल्दी से अब दर्शकों को लेकर चलती हूँ राजस्थान। जयपुर से मनीष हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी खूब दल बदल, और अब लोकसभा चुनाव से एन पहले भी दल बदल का खेल। ऐसे में राजस्थान का सियासी मिजाज और वो 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी क्या? इस चुनौती को बीजेपी किस रूप में देख रही है मनीष? बिल्कुल रोमाना, 25 सीटों की हैट्रिक लगाने के मूड में है बीजेपी, और बीजेपी ने तो इसी के मद्देनजर पहले से ही तैयारियां कर ली। कल शाम को जब भजनलाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो 4% डीए का अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट भी कम कर दिया, यानी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त राज्य भर में घूम रहे हैं। बीजेपी अपने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस थोड़ा पीछे है। अब तक केवल 10 लोगों के नाम घोषित किए गए, 15 सीटें अभी भी बकाया है। इसके अलावा कुछ छोटे दलों के साथ कांग्रेस समझौता करना चाहती है, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा, वरना सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। और बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि 25 सीटें एक बार फिर झोली में आने वाली है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो राजनीतिक दल जो हैं उनकी तैयारी पूरी है, अपनी रणनीति को वो धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच वो जिस घड़ी का इंतजार था, अंकित गुप्ता, कल 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं क्या? 6 से 7 चरण की जो बात सामने निकल कर आ रही थी, और ये जो एक संभावना जताई जा रही थी कि बहुत मुमकिन है इस बार जो चरणबद्ध तरीके से मतदान का सिलसिला है वो पूर्वोत्तर या जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से शुरू ना होकर दक्षिण भारत से हो, इसी को लेकर कोई और खबर?
जी बिल्कुल रोमाना, इस सबके बीच में जो मैंने अपने सूत्रों से कुछ करने की कोशिश की है कि आखिर किस राज्य में क्या हो सकता है समीकरण। वैसे तो हमको कल 3 बजे तक के ऐलान का इंतजार करना होगा, लेकिन जैसे कि जानकारी मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ, दर्शकों को बता देता हूँ। अभी आप जो है यूपी में बात कर रही थी, तो यूपी में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। 80 लोकसभा सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है वो यूपी जैसे राज्यों में लगता है। लेकिन बिहार में भी जो है 6 से 7 चरणों में ही ये चुनाव हो सकता है। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 से 3 चरण, जहां मनीष अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश, जहां पर हमारे सहयोगी निधि मौजूद है, वहां पर 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकता है। बात की जाए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की, तो यहां पर 1 चरण में चुनाव हो सकता है। और इसके अलावा बात की जाए पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आसाम और मणिपुर के जैसे हालात है उसको देखते हुए मुमकिन है कि वहां पर जो 2 से 3 चरणों में चुनाव हो, और आसाम में भी यही मुमकिन है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव हो, और बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव हो सकता है। तो लगातार जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये पता लगा सके कि अलग अलग राज्यों में सिलसिलेवार तौर पर जो है किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव हो सकता है, और किस में जो है पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हो सकता है। तो एक सवाल जो आपने पहले पूछा कि क्या अब जो है मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जी हाँ, सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि कल जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा उसमें मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। उन राज्यों में जहां पर जो है पारा जो है ज्यादा तेजी से बढ़ता है, वहां पर पहले चुनाव संपन्न करवा दिए जाएं, और बाकी राज्यों में जहां पर थोड़ा सा मुमकिन हो वहां पर अगले जो चरणों में चुनाव हों। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है। हालांकि औपचारिक इंतजार का कल दोपहर 3 बजे तक इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 6 से 7 चरण में ये आम चुनाव की तारीखें सामने आ सकती हैं। और बड़ी बात ये कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जो छोटे राज्य हैं, वहां एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां पर 6 से 7 चरणों में बताया जा रहा है कि मतदान कराया जा सकता है। कल होने जा रहा है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये जो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है वो 6 से 7 चरणों में होगा। जो बड़े राज्य हैं उनमें भी इसी तरीके से 6 से 7 चरणों में अलग अलग इलाकों में वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान में कहा जा रहा है कि 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 चरण में मतदान होने की बात कही जा रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जो छोटे राज्य हैं वहां एक ही फेज में वोटिंग होगी। इस बीच हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, भोपाल से निधि हमारे साथ हैं, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर से इस वक्त आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, लेकिन जिस बात का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को था कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए जम्मू कश्मीर के लिए, इसकी संभावना कम ही है। आसिफ, कुछ मायूस नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग? बिल्कुल रोमाना, देखिए लोगों से ज्यादा निराशा यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें है। 2 दिन पहले जब चुनाव आयुक्त श्रीनगर आए थे तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल उनसे मिले थे, तो सबसे पहली मांग जो इनकी तरफ से थी वो यही थी कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो। और कहीं ना कहीं 10 साल का अंतराल काफी बड़ा होता है। जो विधानसभा आखिरी चुनाव हुए थे उसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उनका ये कहना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आवेदन किया गया उसमें कहा गया था कि पीक मिलिटेंसी के दौरान 90 की दहाई में भी केवल 6 साल के लिए यहाँ चुनाव नहीं हुए थे विधानसभा के लिए, और इस बार 10 साल का जो अंतराल है काफी ज्यादा है। लेकिन देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश पहले ही आया है कि सितंबर महीने के अंत से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस बात के थी जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और चुनाव आयोग को उस पर अमल करना होगा। लेकिन फिलहाल इस बात पहले तो यकीनन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन वो जो इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करा लिए जाएं, उसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है।